गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? पीछे की जो वीडियो है वो आप बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। मैंने सुना है कि काफ़ी केयरफुली जो है वो आप उन वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे हमारा जो मनोबल होता है, हमें मोटिव मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी बेहतर तरीके से आपकी वीडियो बना सकें। ठीक है, तो अपने आप को इसी तरह से तैयार करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, मैं अमित कुमार यादव जो है आज जो है बायोलॉजी की जो इंग्लिश मीडियम की जो क्लास है उसके चैप्टर 8 का 5वां जो पार्ट है वो लेके आया हूँ। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक है वो क्या रहेगा इस पर चर्चा करते हैं। कल जो हमने लास्ट में जो छोड़ा था आपके लिए, शायद मेरे हिसाब से मेरे ध्यान है कि हम प्लांट सेल्स और जो ये मैंने आपको एक होमवर्क के लिए बोला था कि जो हमारी प्लांट सेल्स होती हैं, ठीक है, और दूसरी जो एनिमल जो सेल्स होती हैं उनके अंदर जो फंडामेंटल जो डिफरेंट होते हैं, जो आधारभूत जो उनके अंदर क्या होती हैं विभिन्नताएं होती हैं या फंडामेंटल जो डिफरेंट होते हैं, उन डिफरेंट के ऊपर हम चर्चा करेंगे आज। ठीक है, और साथ ही साथ हम इसके अलावा आज एक नया टॉपिक शुरू करने वाले ऑर्गेनिल्स के रूप में, तो हम पहले इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। हालांकि इनके केवल डायग्राम आपको अपने नोटबुक में बनाने, इसके अलावा डिफरेंट जो है वो आप अपने मन से लिखेंगे कि एक प्लांट सेल्स और एक एनिमल सेल्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिफरेंट हो सकते हैं। ये मैंने कल आपको लास्ट जो था फिर से देखना है कि हमारा जो लास्ट जो लाइन थी वो इनके डिफरेंट से संबंधित थी। फिर भी विद डायग्राम में थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ आपसे कि जो प्लांट सेल्स होती है उसकी जो सेल वॉल होती है, ये तो आप जानते ही हैं कि सबसे बाहरी जो है किसी भी साइटोप्लाज्म को घेरने वाली जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। और प्लांट जो सेल्स होती हैं इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ क्या पाई जाती है? सेल वॉल भी उपस्थित होती है। ठीक है, ये मेजर डिफरेंट होता है किसके अंदर? प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में। और एनिमल जो सेल्स होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या उपस्थित होती है? सेल मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। तो यहाँ पर डबल लेयर्ड परत नजर आ रही है। अंदर वाली जो होती है वो क्या कहलाती है? वो होती है सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके पश्चात जो दूसरे वाली होती है ये होती है सेल वॉल। क्या होती है? सेल वॉल होती है। ठीक है, इसके पश्चात इसके मध्य के दूसरा जो डिफरेंट मेजर जो डिफरेंट होता है बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स, यहाँ पे ये क्या हो गई? हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एनिमल जो सेल्स होती है इसके अंदर जो सेंटर यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो बीचों बीच स्थित होता है। ये ध्यान से सुनना कि जो एनिमल जो सेल्स होती हैं, जंतु जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें जो न्यूक्लियस होता है यानी कि जो केंद्रक होता है वो कहाँ स्थित होता है? बिल्कुल बीचों बीच स्थित होता है। ठीक है, ये क्या है? ये है न्यूक्लियस। क्या है ये न्यूक्लियस है। लेकिन यहाँ पर जो प्लांट सेल्स होती है इसमें न्यूक्लियस जो होती है वो पेरीफेरी यानी कि जो परिधि होती है उसके पास स्थित रहता है यहाँ पे। ठीक है, जो केंद्रक होता है वो कहाँ स्थित होता है डियर स्टूडेंट? वो पेरीफेरी के पास स्थित रहता है। ये क्या है? न्यूक्लियस। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, ये इस तरह का डिफरेंट क्यों होता है? तो देखिए डियर स्टूडेंट कि जो प्लांट सेल्स होती है उसके अंदर एक बड़े आकार की, ठीक है, एक बिग साइज वोक्यूल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक बिग साइज वोक्यूल्स पाई जाती है यहाँ बीचों बीच, यहाँ पे जहाँ केंद्रक स्थित होता है एनिमल सेल्स में, वहाँ प्लांट सेल्स में बीचों बीच क्या उपस्थित होती है? एक बड़े आकार की वोक्यूल्स यानी कि रिक्तिका पाई जाती है। क्या बोलते हैं इसको? वोक्यूल। ठीक है, रिक्तिका होती है ये। और इसी के कारण जो केंद्रक होता है वो सरक कर कहाँ पहुंच जाता है? पेरीफेरी के पास यानी कि परिधि के पास पहुंच जाता है। इसके अलावा इस तरह की स्ट्रक्चर भी इसके अंदर नजर आती हैं। जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बना के बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर भी नजर आती हैं, ये जो कि किसके अंदर नहीं होती? एनिमल सेल्स में नहीं होती। और इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? इन्हें हम प्लास्टिड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? प्लास्टिड यानी कि हरित लवक, ग्रीन प्लास्टिड। ओके, और इसके अलावा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो सभी में होते हैं। लाइसोसोम हो सकते हैं, गोल्जी काय हो सकते हैं, राइबोसोम हो सकते हैं, सूक्ष्म काय हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी और दूसरी चीज़ें हो सकती हैं।
ER हो सकती है इस तरह से। ये क्या है डियर स्टूडेंट, इस तरह जुत्ती की सी संरचना, जैसे हमारी जुत्ती होती है ना पैर में पहनने की, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, वो क्या कहलाती है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इस तरह की नलिकाकार जो संरचनाएं होती हैं ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, गोल्जी बॉडी भी कह सकते हैं आप इसे। ओके, गोलाकार जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, ये गोलाकार स्ट्रक्चर लाइसोसोम होती हैं। क्या होती हैं, लाइसोसोम होती हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर जो कि जालीनुमा स्ट्रक्चर होती है, जो कि केंद्र सेंट्रल से जुड़ी हुई होती है, ये जुड़ी हुई स्ट्रक्चर जो होती है ये ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती हैं। तो आई होप छोटी छोटी जो दानेदार संरचनाएं आपको नजर आ रही हैं, इनमें से कुछ स्ट्रक्चर जो होती है यहाँ बना देता हूँ। ये होती हैं राइबोसोम। क्या होती हैं, राइबोसोम। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है एक प्लांट सेल्स की, जैसा कि मैंने बोर्ड के ऊपर बना के बताया है। जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका में भी ये सारी चीजें उपस्थित होती हैं, लेकिन कुछ चीजों को छोड़ के जिनमें मेजर डिफरेंट होता है उनको मैं गोला लगा देता हूँ। एक तो क्या है, वोक्यूल्स। ठीक है, एक होते हैं प्लास्टिड, नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वोक्यूल्स है, प्लास्टिड है, ये किसमें, प्लांट सेल्स में होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते। बाकी चीजें इसके अंदर भी होती हैं। ठीक है, इसी तरह से एक एनिमल सेल्स जो होती है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, ज़्यादा होती है प्लांट सेल्स। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर सेम उसी प्रकार से ये क्या है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है, गोल्गी बॉडी भी लिख सकते हैं आप इसे। ठीक है, ये लाइसोसोम होते हैं। क्या होते हैं, लाइसोसोम होते हैं। लेकिन इसके अंदर एक अतिरिक्त स्ट्रक्चर और पाई जाती है जो कल मैंने आपको नोट करवाई थी, अगर आपको ध्यान हो तो। वो क्या होता है, सेंट्रियोल। ठीक है, क्या होता है, सेंट्रियोल। समझ गए, सेंट्रियोल। और बाकी उसी तरह से इससे जुड़ी हुई एक बड़ी स्ट्रक्चर जालीनुमा स्ट्रक्चर होती है जिसे हम ER के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाकी इसके अंदर ठीक है क्या होते हैं, राइबोसोम भी होते हैं। ओके, तो हम देख रहे हैं कि दोनों की स्ट्रक्चर में जो मेजर डिफरेंस जो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, वो मेजर डिफरेंस सिर्फ एक ही जगह नजर आ रहा है। वो कहाँ पे, दो तीन जगह नजर आ रहा है। सबसे पहला तो ये कि जो प्लांट सेल्स होती है उनमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर पाई जाती है जिसे हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, बाहरी को सेल वॉल के नाम से जानते हैं। ये किसमें नहीं होती, ये एनिमल सेल्स में नहीं होती। दूसरा, प्लांट जो सेल्स होती हैं उसमें प्लास्टिड पाए जाते हैं, यानी कि लवक उपस्थित होते हैं, जो कि हमारी क्या है, हमारी जो एनिमल सेल्स होती है इसमें नहीं पाए जाते। प्लांट जो सेल्स होती है उसमें वोक्यूल्स पाई जाती है, जो कि किसमें एब्सेंट होती है, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। इसी प्रकार से हम एनिमल सेल्स को देखते हैं तो यहाँ पर एक अतिरिक्त स्ट्रक्चर होती है जिसे हम सेंट्रियोल कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। और ये सेंट्रियोल केवल एनिमल सेल्स में होता है, प्लांट सेल्स में नहीं होता है। तो ये इनके बीच पाए जाने वाले कुछ मेजर डिफरेंट हैं और इनमें सिमिलरिटी है। ठीक है, दोनों चीजें हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इन दोनों चित्रों को कल का जहां आपने छोड़ा है उसके सबसे लास्ट में एक ही फ्रंट पेज पे दोनों साइड में आप बना के अपनी नोटबुक में, ठीक है, इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये दोनों डायग्राम जो है ये आपको अपनी नोटबुक में तैयार करने हैं। ओके, गुड। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब इसके पश्चात जो अपना अगला टॉपिक है,
अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट, वो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं ऑर्गेनेल्स की। यानी कि जैसे अभी अभी आपने कोशिका के भीतर जो साइटोप्लाज्म था, वो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पढ़े हैं या नहीं? अरे पढ़े हैं ना, अभी अभी देखे हैं हमने। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा है, लाइसोसोम को पढ़ा है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को पढ़ा है, सेल मेम्ब्रेन को पढ़ा है, सेल वॉल को पढ़ा है। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, एक जो कोशिका होती है उसके कोशिकीय अंगक होते हैं। ठीक है, और डियर स्टूडेंट इन्हीं अंगकों के बारे में हम अब डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पूर्व में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी सेल्स के मोस्टली जो पार्ट होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? जिसमें हमने पहला पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन। क्या पढ़ा था? सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था। ठीक है, ध्यान है आपको? तो हम सेल मेम्ब्रेन से ही शुरुआत करेंगे, कुछ कोशिकांगों के बारे में जहां से हम शुरुआत करेंगे। तो टॉपिक डाले ना सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, या कोशिकांग। और इनमें जो पहला है नंबर 1 डालिए सेल मेम्ब्रेन। ओके, क्या है पहला अपना? सेल मेम्ब्रेन। आप पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसकी डेफिनेशन यानी कि क्या होती है। तो हम बता सकते हैं डियर स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सराउंडिंग द साइटोप्लाज्म। सराउंडिंग किसको? द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल। ठीक है, ये डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर से मैं बता देता हूं, द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सराउंडिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन। इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ओके, यानी कि द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि एक अर्धपारगम्य झिल्ली जो कि सराउंडिंग द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म को चारों ओर से घेरती है, वो क्या कहलाती है? वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। अभी बताया था आपको कि एक जो सेल होती है उसके क्या पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, और मोस्टली सबसे बाहर चारों ओर उपस्थित ये क्या होती है? यही तो इसी की बात कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है ये। और भीतर जो भरा हुआ, भीतर सबसे भीतर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और इसके चारों ओर स्थित ये जो द्रव्य होता है डियर स्टूडेंट, इस द्रव्य को किस नाम से जानते हैं? जिनमें ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ये द्रव्य क्या कहलाता है? ये द्रव्य कहलाता है साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। ध्यान आपको, क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो यही कहा गया है कि द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी अर्धपारगम्य झिल्ली सराउंडिंग द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म, एक कोशिका के साइटोप्लाज्म को चारों ओर से घेरती है, इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। वही परत क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। यहाँ सेल मेम्ब्रेन को क्या माना गया है डियर स्टूडेंट? यहाँ सेल मेम्ब्रेन को माना गया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या माना गया है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन माना गया है। ठीक है, अब हम बात इसी के थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि आउट ऑफ कोर्स है, ये परिभाषा में काम में लिया गया है ये शब्द, लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि सर सेमी परमिएबल का मतलब क्या है। देखो, एक टॉपिक होता है साइंस में पढ़ते हैं जिसका मतलब, जिसका नाम होता है परमिएबिलिटी। क्या होता है? परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी जो होता है ये एक कैरेक्टर है किसी भी कोशिका का, ठीक है, या परत का, किसी भी परत का एक कैरेक्टर होता है जिसका अर्थ क्या है कि पारगम्यता। हिंदी में बोले तो क्या कहते हैं इसे? पारगम्यता कहते हैं। और इस पारगम्यता के आधार पर जो परतें होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। सेल मेम्ब्रेन भी एक परत ही है,
ठीक है। तो इनमें से कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे परमिएबल हो सकती है, कैसी हो सकती है, एक तो होती है परमिएबल, दूसरी होती है सेमी परमिएबल। क्या होती है? सेमी परमिएबल होती हैं दूसरे प्रकार की। तीसरे प्रकार की जो होती हैं वो इम्परमिएबल होती हैं। कैसी होती हैं? इम्परमिएबल होती हैं, ठीक है। या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल भी हो सकती हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल, समझ गए? तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसको आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बता रहा हूँ कि यहाँ परिभाषा में एक शब्द आ गया जो है सेमी परमिएबल। इसके लिए मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ आपके सामने कि गुण होता है परमिएबिलिटी परतों का, जिसके आधार पर परतें चार प्रकार की हो सकती हैं। कौन कौन सी? परमिएबल हो सकती हैं, सेमी परमिएबल हो सकती हैं, इम्परमिएबल हो सकती हैं, या सेलेक्टिवली परमिएबल हो सकती हैं। परमिएबल का मतलब होता है पारगम्य, अर्थात जिससे शायद आपने केमिस्ट्री में एक शब्द और पढ़ा होगा, जिस शब्द को हम सॉल्वेंट और सोल्यूट कहते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट और सोल्यूट, ठीक है। इन दोनों के मिलने से क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। अगर आपने केमिस्ट्री में कहीं पढ़ा हो तो ठीक है, आप अच्छी तरह से इस चीज को समझ जाएंगे कि परमिएबल वे परतें होती हैं जिसमें सॉल्वेंट भी और सोल्यूट दोनों आर पार जा सकें, ठीक है। परमिएबल परतें कौन सी होती हैं? जिनसे सॉल्वेंट भी और सोल्यूट भी दोनों ही आर पार जा सकें, वो क्या होती हैं? वो तो होती हैं परमिएबल। सेमी परमिएबल वे होती हैं जिनमें केवल सॉल्वेंट के जो कण होते हैं वही जा सके। सॉल्वेंट मीन्स प्योर वाटर भी सॉल्वेंट ही होता है। अगर सॉल्वेंट का एग्जांपल बताएं तो सॉल्वेंट का एग्जांपल होता है प्योर वाटर, ठीक है। तो सेमी परमिएबल कौन सी मेम्ब्रेन होती है? जिनसे केवल सॉल्वेंट के जो होते हैं वो जा सकें। सेलेक्टिवली और सेमी परमिएबल दोनों एक ही परतें हैं, लेकिन ये कंडीशन पर अलग अलग रूप धारण कर लेती हैं। जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन कुछ जगह पर वो किसका कार्य करती है? सेलेक्टिवली परमिएबल का कार्य करती है। इम्परमिएबल का नाम तो आप जान ही चुके हैं कि ऐसी जिससे न तो सॉल्वेंट के और न ही सोल्यूट के जो कण हैं वो या पार्टिकल्स होते हैं उससे आर पार जा सकते हैं। ओके, तो ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ बताया है आपको जब शब्द नया आया था इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन ये हो गई, ठीक है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन सेपरेट द इंटीरियर। नेक्स्ट अगर लाइन लिखे हम, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेपरेट। किसको सेपरेट करती है? जो भीतर का जो पार्ट होता है, द इंटीरियर, सेपरेट द इंटीरियर ऑफ ऑल सेल, इंटीरियर ऑफ ऑल सेल, यानी कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनके भीतर का जो भाग होता है उसे सेपरेट करती हैं, उसे अलग करती हैं। किससे? फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट। किससे? फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट, ठीक है। यानी कि बाह्य जो वातावरण होता है उससे कोशिका के आंतरिक वातावरण को क्या करती है? पृथक करने का कार्य करती है। क्या? सेल मेम्ब्रेन। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन से संबंधित बात, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके पश्चात हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। लिख लिया? स्क्रीनशॉट लेके लिख लिया करो ताकि आसानी हो जाए, या साथ साथ लिख लो तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा पॉज करके वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है। द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड, द सेल membrane
mainly composed, किसकी बनी होती है? composed of lipid and protein, किस किस की बनी होती है डियर स्टूडेंट? composed of lipid and प्रोटीन, किस किस की? दो चीजों की बनी होती है, ध्यान रखना, किस किस की बनी होती है? लिपिड एंड प्रोटीन। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, अक्सर छोटे क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? तो किसकी मिलकर बनी हुई होती है? वो सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है डियर स्टूडेंट, लिपिड्स यानी कि फैट, वसा, और प्रोटीन की बनी हुई होती है। अब इसके अंदर प्रोटीन तो प्रोटीन ही होता है, लेकिन लिपिड कौन सी स्थित होती है? नेक्स्ट आप 9 में लिख सकते हैं कि मेनली यहाँ पर जो लिपिड्स होती है वो कौन सी होती है? द मेजर लिपिड आर फास्फोलिपिड, ठीक है, द मेजर लिपिड आर फॉस्फोलिपिड। कौन सी होती है? यहाँ पर जो मेजर जो लिपिड होती है वो डाइवर्जेंट फॉस्फोलिपिड होती है, ठीक है, जो कि अरेंज्ड होती है किसके अंदर? दैट आर अरेंज्ड इन ए बाइलेयर, दैट आर अरेंज्ड ए, या जो व्यवस्था होती है इसकी किसके रूप में होती है? एक बाइलेयर के रूप में होती है, इन ए बाइलेयर, ठीक है, इन ए बाइलेयर यानी कि द्विपर्त के रूप में व्यवस्थित होती है। क्या? यहाँ पर जो लिपिड होती है उसकी डबल लेयर्ड होती है। हम सिंगर और निकोलसन का मॉडल आज बनाएंगे, उसके अंदर डायग्राम के द्वारा ये लाइन आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आपको यहाँ पर याद रखना है कि कोशिका जो झिल्ली यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है मोस्टली जो मेडअप होती है, बनी हुई होती है किसकी? लिपिड और प्रोटीन्स की होती है। लिपिड्स जो होती है उसके अंदर दो परतें होती हैं, ऊपर और नीचे, उन दोनों परतों के ऊपर और नीचे प्रोटीन स्थित होता है, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर से संबंधित बात हो गई, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लिख लिया? अब इसके पश्चात नेक्स्ट जो चीज है वो हम बात करते हैं सिंगर और निकोलसन के मॉडल की, जो कि इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, क्या था नाम था जिनका? सिंगर, ठीक है, और निकोलसन। हम सिंगर और निकोलसन के यहाँ पर मॉडल की बात करते हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये टॉपिक डाल लेना, क्या टॉपिक है? इसकी स्ट्रक्चर से संबंधित है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये टॉपिक डाल लो, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर से संबंधित है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या तरल जो FLU SAIC, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किसने प्रतिपादित किया और क्या है, या स्ट्रक्चर से संबंधित ये क्या चीज़ है, इसको हम आज क्लियर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। This model of structure of cell membrane, यानी कि दिस मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर और सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? ये किया गया था
ऊपर जैसा नाम अभी बताया था, वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर, ये वैज्ञानिक का नाम है सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है, इन 1972। ध्यान रखना, दिस मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एक मॉडल दिया गया था जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और डियर स्टूडेंट, ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया? ये प्रपोज किया गया सिंगर और निकोलसन नामक दो वैज्ञानिक थे, और किस सन में? 1972 में, ठीक है। दिस मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। ओके, तो यहाँ पर सिंगर और निकोलसन के द्वारा एक मॉडल दिया गया था। उस मॉडल को हम जो है चर्चा करने वाले हैं। उसका डायग्राम मैं अभी आपके सामने जस्ट बनाऊंगा, और उस डायग्राम को आपको इसके जस्ट नीचे उतारना है। इसे मैं मिटा देता हूँ इस लाइन को, ताकि अच्छी तरह से डायग्राम बीचों बीच बन जाए। और उस डायग्राम की जो व्याख्या है, उसका डिस्क्रिप्शन है, वो हम कल के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, इस तरह का एक मॉडल दिया गया था किसके द्वारा? सिंगर और निकोलसन के द्वारा। जैसा कि मैं बोर्ड के ऊपर बना रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी इसको मेरे साथ साथ बनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करके दिखाना कि आपने जो है डायग्राम कितना बढ़िया बनाया है, ठीक है। मैं चेक करूंगा वास्तव में आप डायग्राम बनाने लायक हैं या नहीं, या फिर यूं ही आपकी निकल रही है ज़िंदगी, ठीक है, लैपटॉप और मोबाइल में व्हाट्सएप खेलते हुए। नहीं, अच्छा बहाना मिल रहा है आजकल, घर वालों को पता भी नहीं है कि आप व्हाट्सएप खेल रहे हैं। ठीक है, ये आपको मॉडल नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर हमने तकरीबन 2 परतें बनाई हैं, ऊपर और नीचे, ये अलग अलग नहीं है, ठीक है। ये कंप्लीटली जो बीच वाली हैं ये तो एक ही परत है, और जो गोलाकार जो बनाई है ये अलग परत है, ठीक है। समझ रहे हो आप? ठीक है, इस तरह के मॉडल आपको नजर आ रहा है ये सामने, और बीच में आंतरिक प्रोटीन की एंटीरियर प्रोटीन होता है बीचों बीच। कुछ
सतही प्रोटीन भी स्थित होते हैं। इनसे शुगर वगैरह निकली होती हैं। ये जो बीच बीच में हैं इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ बाह्य प्रोटीन भी होते हैं। देखो इस तरह का मॉडल जो है वो प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा, सिंगर और निकोलसन के द्वारा, ठीक है। ये बीच वाली जो दो परतें नजर आ रही हैं, ये दोनों की दोनों जो परतें होती हैं डीप स्ट्रैंड, ये किसकी बनी हुई होती हैं, ये लिपिड्स की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं, ये लिपिड की बनी हुई होती हैं। ध्यान रखना ये दोनों को फास्फोलिपिड बाइलेयर कह सकते हैं आप इन्हें, ठीक है। क्या है ये दोनों, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दो लेयर नजर आ रही है ऊपर और नीचे। ये दोनों बीच वाली जो होती हैं ये क्या होती हैं, फास्फोलिपिड बाइलेयर होती हैं। और ये जो नजर आ रही है ये आपको, ये क्या होती है, प्रोटीन लेयर होती है। क्या होती है, प्रोटीन लेयर होती है। ऊपर की तरफ भी क्या होती है, प्रोटीन लेयर होती है। दो प्रोटीन लेयर होती है दोनों तरफ, प्रोटीन लेयर होती है, ठीक है। बीच के अंदर एक परत तो एक ही होती है, लेकिन डबल लेयर बाइलेयर के रूप में द्विस्तरीय परत होती है। वो दो स्तर की एक परत है ये, और ऊपर और नीचे क्या होती है, प्रोटीन होती है। कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो अंदर तक धसे हुए रहते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला जो आपको प्रोटीन नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट, ये क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन है, आंतरिक प्रोटीन है। ये कैसा है, इंटीग्रल प्रोटीन। कैसा प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें क्या पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं। जैसे कि ये बीच बीच के किसके अंदर, जो बाय फास्फोलिपिड जो बाय लेयर होती है उसी के अंदर बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ठीक है। और जो लिपिड्स, जो इस तरह के जो प्रोटीन होते हैं, इन प्रोटीन से जुड़ी हुई ये शर्करा भी यहाँ पर उपस्थित होती है, ठीक है। तो ये मॉडल किसका है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड जो मोज़ेक मॉडल है, तरल मोज़ेक मॉडल है, जो कि सिंगर और निकोलसन के द्वारा 1972 में प्रपोज किया गया था। इसकी व्याख्या जो है वो हम कल करेंगे। सभी बच्चे अच्छी तरह साफ सुथरा नोटबुक में डायग्राम बना लेंगे जो मैंने आपको बोर्ड पे बनाया है। ओके, तैयारी कीजिए, मेहनत करते रहिए, लक्ष्य की जरूर प्राप्ति होगी आपको, ठीक है। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।